की जिठानी। शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है, सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुए कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी, घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। अब आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, और छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है, कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहां बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की।
तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जेठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, यह तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज़ में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा,
अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जेठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे। खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़ी में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़ी में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना? नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में
किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं। अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोवरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई 40 वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर बेटा, मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। में फैशन शो। शहर की फैशन डिजाइनर रीतू की शादी गांव के जमींदार शेर सिंह से हो जाती है, लेकिन शहरी कामकाजी रीतू का गांव में मन नहीं लगता। क्या सासू माँ, ये गांव में तो कुछ नहीं है, मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, जहाँ पति का कारोबार, बीवी तो वही अच्छी लगती है ना। अब हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि गांव में मेरे बेटे लायक लड़की ही नहीं मिली। अरे माँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूँ जिससे मेरा थोड़ा दिल लगे। अरे बेटा, मैं भी शहर की थी, यहाँ आकर मैंने गांव में स्कूल खोल लिया। बच्चों को पढ़ाती थी तो मन लग जाता था। तू भी कुछ देख ले जिससे गांव की बहू बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमींदार ससुर जी का नाम भी हो जाए। रीतू क्या करती? फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़ों को गांव की औरतों पर कैसे ट्राई करती। लेकिन एक दिन, अरे क्या बात है डार्लिंग, बड़ी जल्दी उठ गई। और ये हाथ में फेविकॉल और कागज, कहाँ जा रही हो? मैंने सोच लिया है कि मैं अपना फैशन बुटीक खोलूंगी। गांव की औरतों को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी
और यहाँ की औरतों को भी शहर के फैशन से वाकिफ करवाऊंगी। फैशन और यहाँ की औरतें, अरे इन लोगों को तो बस चूल्हा चौका आता है। खाली समय में एक दूसरे के सर से जुएं निकालती हैं या फिर अचार पापड़ बनाती है। इन लोगों के बस की नहीं है फैशन को समझना। लेकिन रितु मानती नहीं। वो पूरे गांव में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन के कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमींदार की बहू से मिले। लेकिन रितु की दुकान में 2 दिनों तक तो कोई आता ही नहीं। पर एक दिन, अरे कमला, क्या हुआ? क्या देख रही हो? ये पुतला देख रहा है दीदी। क्या दिख रहा है इसमें ऐसा? अब देखो तो दीदी, ये पुतला मेरे जैसा ही है ना, पतला दुबला लंबा, बस मैं काली और ये गोरा। तू ये बता, इस पुतले के कपड़े तुझे कैसे लग रहे हैं? अरे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है दीदी, लेकिन तू ना बस कल इसी समय आ जाना और अपने जैसी 2-3 और को भी ले आना। अगले दिन कमला 2 लड़कियों को लेकर आ जाती है। रितु उन लोगों को अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भेज देती है। उन लोगों को गांव की दूसरी औरतें भी देखती हैं। और फिर क्या, अगले दिन रितु जब दुकान खोलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाए डिजाइनर कपड़े पहनने को तैयार खड़ी होती हैं। तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हल्के मेकअप और स्किन केयर की भी क्लास देनी पड़ेगी। रितु गांव की औरतों को फैशन का ज्ञान देने में लग जाती है। एक दिन रितु का पति कहता है, अरे रितु, तुम्हारी फोटो पेपर में आई है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या लिखा है? अरे लिखा है गांव में होगा अब फैशन वीक। अरे हाँ, कल ना कोई फ़ोन आया था मीडिया वालों का, तो मैंने भी बोल दिया कि फैशन शो तो अब गांव में होगा। लग रहा है उसी की खबर बना दी है। तभी रितु को एक फ़ोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं खामिया बात कर रही हूँ लुक में फैशन वीक से। हम लोगों ने आपका काम देखा। हम शहर वर्सेस गांव का फैशन थीम में एक फैशन शो आपके गांव में करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी मॉडल्स के साथ शो में हिस्सा ज़रूर लूँगी। बस अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है जब रितु की गांव की गोरी शहर की छोरी के साथ स्टेज शो में हिस्सा लेती हैं। शो के बाद, अरे आपकी वो जो कलेक्शन है ना, मैं उसकी पूरी सीरीज खरीदना चाहती हूँ। सच में आपने वो कपड़े डिजाइन करे जो आज के लोग आसानी से घर और बाजार में पहन सकते हैं। और बजट में भी है। हम भारतीयों के लिए तो ये डिज़ाइन बेस्ट है जी। वैसे आपने क्या सोचकर ये कपड़े बनाए और आप इसे कितना आगे और लेकर जाना चाहती हैं? औरतें और फैशन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये किसने कहा कि गांव की औरतों को डिज़ाइनर कपड़े पहनने का हक नहीं? मेरा मानना है कि शौक सभी औरतों में होता है। ज़रूरत है तो बस उसे जगाने की, उनके हिसाब और बजट के कपड़ों की, जो मैंने बनाए और सबको पसंद भी आए। अब रितु का गांव हर जगह प्रसिद्ध है, ना सिर्फ रितु के लिए बल्कि वहां की औरतों की फैशन के लिए भी। खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जाग कर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसकी लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है। आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है। आरती की बात से
सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहां किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूतनी है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है, इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बिठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना, उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग। गीत की शादी रॉकी से होती है।
रॉकी और लकी दोनों भाई जिनका आपस में बड़ा प्यार होता है। अरे वाह भाभी, क्या खाना बना है। अब तो घर में ही होटल वाला स्वाद रोज मिला करेगा। अरे लकी, तुम अभी जानते नहीं हो मुझे। तुम बस डिश का नाम बोलो, मैं तुम्हें इसी किचन में बनाकर खिलाऊंगी। चढ़ा रहा है तुम्हें ये, और तुम भी ना। गीत रॉकी के छोटे भाई को दोस्त की तरह मानती। वो रॉकी के साथ उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखती। लकी, ये रहे तुम्हारे कपड़े, धोकर प्रेस करवा दिया है, अलमारी में सजा लो। अरे रख दो ना भाभी अलमारी में भी। हाँ हाँ, सब भाभी करेगी तो तू क्या करेगा? रहने दीजिए ना माँ जी, शादी हो जाएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। अरे रहने दो यार, तुम दोनों मेरे कपड़े यहीं पे रख दो। एक कपड़े अलमारी में रखने को क्या बोल दिया, शुरू हो गई। एक दिन, रॉकी सुनिए ना, कल जल्दी आ जाना, मुझे मायके जाना है, या सुबह छोड़ दीजिए और शाम को लेकर आ जाना। अरे नहीं नहीं, कल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कल मीटिंग है। तुम लकी के साथ चली जाओ ना, और उसे कह देना कि शाम को लेकर भी आ जाएगा। लकी भाभी को लेकर मायके जाता है, शाम को लेकर भी आता है। आते वक्त, लकी, तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, क्या बात है भाभी, मुझे भी दिखा दो, और उससे भी पूछ लो कि मुझसे शादी करेगी ना। इतनी सुंदर होगी तो मुझसे क्यों शादी करेगी भाभी? अरे वाह, क्या बुराई है तुम में, इतने अच्छे हो दिखने में। हाँ, बस अपनी भैया से थोड़ा कम हो। हाँ भाभी, आपको तो भैया से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। लकी, तुम्हारे भैया हैं ही लाखों में एक। रात में दोनों घर आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके घर रॉकी की मौत की खबर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। सब मिलकर माँ और गीत को संभालते हैं। एक दिन, गीत बेटा, अब तो रॉकी रहा नहीं, तू देख ले अगर मायके जाना हो तो। गीत कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है। एक दिन बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, किसकी नजर लग गई आप लोगों के घर में? मुझे तो लगता है कि इस लड़की के ही पैर ठीक नहीं है, तभी तो आते ही हमारे घर का चिराग खा गई। बुआ सास की बात सुनकर गीत को रोना आ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। लकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। बुआ क्या बोल रही हैं? किसी का जीना मरना ऊपर वाले के हाथ होता है, ना कि किसी के पैर पर। अरे देख लो भाभी, छोटा भी हाथ से निकल रहा है। ऐसा ना हो कि ये लड़की सबको आपके खिलाफ कर दे। तभी वहां गीत चाय लेकर आती है। लीजिए बुआ जी, चाय पी लीजिए। बुआ तो घर से चली जाती है, लेकिन सास के मन में गीत को लेकर नेगेटिव विचार भर जाते हैं। अब देख गीता, बहुत हुआ, यहाँ रहकर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि अपने मम्मी पापा को बोल के तुझे यहाँ से लेकर जाए। और गीत अपने मायके चली जाती है, जहां आस पड़ोस के लोग कहते हैं, अरे रे, बेचारी की शादी के 2 साल ही हुए थे, लेकिन पति नहीं रहा। सास ने भी घर से निकाल दिया। देखो भाई भाभी कब तक साथ रखते हैं। और शादी करा देनी चाहिए इसकी, तो उम्र ही क्या है इसकी। हाँ, लेकिन करेगा कौन? एक तो शादीशुदा, ऊपर से कलंक पति की मौत का। तभी वहां लकी आ जाता है और वो पड़ोसियों की बात सुन लेता है। लकी, तुम भाभी, ये जमाना आपको जीने नहीं देगा, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां दूंगा। लीजिए, माँ ने आपका ये बैग भेजा है, इसमें आपके जरूरी सामान है जो वहीं रह गए थे। लकी देखता है कि गीत को ससुराल से लेकर मायके तक हर जगह सिर्फ ताने ही सुनने पड़ते हैं। वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है। माँ, एक बात सुनो, ये कहाँ का न्याय है? एक लड़की जो छोटी सी उम्र में अपना पति खो चुकी है, वो अब दुनिया के ताने भी झेल रही है। यार, ये तो गलत है ना माँ, हमें भाभी का सपोर्ट करना चाहिए।
क्या भैया होते तो भाभी को ऐसा देखकर दुखी नहीं होते? अरे देख लकी, ये समाज ऐसा ही है, और भैया होते तो गीत की ये हालत होती ही नहीं। बिना पति के औरत को तो ये सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन कोई तो जरिया होगा ना माँ, भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम कुछ तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हिस्सा है नहीं, हिस्सा थी, और अब तू ज्यादा ना भाभी भाभी करना बंद कर दे, समझा? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन लकी देखता है कि गीत उसके ही कॉलेज में पढ़ने आई है। अरे भाभी, आप यहाँ कॉलेज में कैसे? लकी, मैंने पढ़ने का निर्णय लिया है। शादी के कारण मेरी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया गया था, पर अब जब कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा पढ़ाई में ही मन लगाऊं। अरे आपने बिल्कुल सही सोचा भाभी। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बिना किसी हिचक के बताना, मैं हूं आपकी मदद के लिए। लेकिन कहते हैं ना, गीत की जिंदगी में सब कुछ बहुत दिनों के लिए ठीक नहीं रहा और एक दिन क्लास में, अरे ये विधवा है, इसकी तो शादी हो चुकी है। क्या बात कर रहे हो? हमारे साथ तो बैठकर ऐसे पढ़ाई करती है जैसे बच्ची हो। अरे बच्ची नहीं, बहुत शातिर है ये। किसी को नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, वरना हम इसे आंटी आंटी कहकर पुकारते ना। अरे अब तो पता चल गया ना आंटी जी। आंटी आंटी। फिर क्या, सभी गीत को आंटी बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। गीत को रोना आ जाता है और वो क्लास के बाहर जाकर रोने लगती है। सामने से लकी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है। हे हैंडसम, इस औरत से ना दूर रहना, इसके प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि ये शादीशुदा है। हमारे साथ झूठ बोलकर हम जैसी ही रह रही थी। हाँ तो क्या गलत है? सही उम्र में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देते तो आज तुम भी शादीशुदा ही होती ना। और इनका पति नहीं रहा, उसमें इनका क्या कसूर? अरे कोई अपने जीवन को नई शुरुआत दे रहा है तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? अरे तुझे बड़ी दया आ रही है, कर लेना तू शादी। लकी तब तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात उसके मन में घर कर जाती है। और फिर एक दिन, माँ, मैं गीत से शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या बक रहा है बेटा, तेरा भाई तो खा गई वो, अब मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खो सकती। नहीं माँ, मैं गीत को यूं परेशान नहीं देख सकता। उसका कॉलेज में भी लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है। मैं उनसे शादी कर उन्हें फिर से इस घर की बहू बनाऊंगा। तुम मानती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मुझे मंजूर है बेटा। लकी माँ के साथ गीत के घर जाता है और उसका हाथ मांगता है। घर वाले मान जाते हैं। थोड़े से इनकार के बाद गीत भी लकी से शादी करने को मान जाती है।